गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम सभी सत्ता की साझेदारी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने केस स्टडी के माध्यम से दो देशों का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है अब तक। पहला बेल्जियम का, जहां पर वहां के नेताओं और वहां की जनता ने आपस में इतना अच्छा कमिटमेंट करके और इस तरीके की व्यवस्था दी जिससे कि समाज में किसी प्रकार का अंतर्द्वंद ना होने पाए और देश में होने वाले विभिन्न टकरावों से वो बच सके, और बेल्जियम मॉडल के रूप में वो दुनिया में फेमस हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल हमने श्रीलंका का देखा, जिसमें ये देखा कि तमिल और आपके सिंघली लोगों में अंतर्द्वंद हुआ और परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति आ गई, हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग विस्थापित होकर के दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में उन्हें रहने को मजबूर होना पड़ा। आगे हम देखेंगे इसमें कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इस पे चर्चा करें। तो इस पे विभिन्न प्रकार के विद्वान दो तरीके के तर्क देते हैं। पहला युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क क्या है? यह तर्क या युक्तिपरक तर्क लाभ हानि का हिसाब लगाकर दिया जाता है। यह लाभकर परिणामों पर जोर देता है। जिस तर्क को ये मानते हैं कि वही व्यवस्था समाज में लागू हो जो कि लाभ दे। तो हम देखेंगे कि साझेदारी से लाभ क्या होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव की संभावना कम हो जाती है। जैसा बेल्जियम में आपने देखा कि जिनकी जो अल्पसंख्यक थे, जैसे आपका डच भाषाभाषी लोग जर्मनी में बहुसंख्यक थे, लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे ब्रुसेल्स में, और वहाँ पर जर्मन ये आपके फ्रेंच बोलने वाले इनकी संख्या ज़्यादा थी और डच वहाँ पर अल्पसंख्यक थे। फिर भी जो ब्रुसेल्स की सरकार थी वहाँ पे मंत्रियों की संख्या उन्होंने समान कर दी और केंद्र सरकार में बेल्जियम में भी मंत्रियों की संख्या समान कर दी, जिससे कि टकराव की स्थिति को समाप्त कर दिया गया। दूसरा प्रयास उन्होंने ये किया कि एक सामुदायिक सरकार का गठन किया कि 1% जो जर्मन भाषाभाषी लोग हैं उनको भी समान अधिकार दिए जाए, वो भी अपने यहाँ शिक्षा, संस्कृति और भाषा के लिए कानून बना सकें, अपने विकास के लिए बातें कर सकें। इस तरीके से उन्होंने सामाजिक समूहों के टकराव को कम करने का प्रयास किया। किसके माध्यम से? सत्ता की साझेदारी के माध्यम से। दूसरा नैतिक तर्क क्या कहता है? नैतिक तर्क क्या है? ये सत्ता के बंटवारे में अभूतपूर्व महत्व को बताता है। नैतिक रूप से ये देखें कि भारत जैसे देश में, या हम कहें कि हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि मिल बांट करके खाएं, या फिर समाज में सबके साथ समानता का व्यवहार करें, सबको सम्मान दें, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो। इस तरीके की भावना नैतिक तर्क कहलाती है। और देखें तो भारत देश नैतिकता में बहुत अच्छी वो रखता है। जापान जैसे देश देखिए, लोगों में कितनी शालीनता है। ये नैतिक तर्क हमें बताता है। इसमें क्या कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर लोकतंत्र की कल्पना करते हैं तो सत्ता की साझेदारी करनी ही होगी। बिना सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ये हमारा नैतिक तर्क कहता है। बिना सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके से हम देखें तो सत्ता की साझेदारी जरूरी है, दोनों तरह से, युक्तिपरक तर्क से भी और नैतिक तर्क से भी। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग को पता होगा, पढ़ चुके हैं दोनों एग्जाम्पल। तो इसमें हम देखें तो पहला एक रूप हो सकता है शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण मीन्स एक तरीके से समानांतर वितरण। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और यहाँ पर देखें तो तीनों सरकार के अंग एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं और एक दूसरे के ऊपर इनका नियंत्रण भी है, लेकिन कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सभी समान है। भारत जैसे देश में ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं कि संसद है, संसद जो भी कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका इन दोनों के ऊपर नियंत्रण रखती है कि कोई भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, सभी संवैधानिक रूप से काम करें। इसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसीलिए क्षैतिज वितरण को
नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरे रूप में हम देख सकते हैं कि शासन के विभिन्न रूपों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ये ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? ऊपर से नीचे की ओर, ऊर्ध्व से अधर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो बंटवारा होता है सत्ता का, वो ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। भारत में ये बेस्ट एग्जाम्पल है। केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें हैं विभिन्न राज्यों में, फिर स्थानीय सरकार है। अभी आपने बेस्ट एग्जाम्पल देखा कि यूपी में राज्य में स्थानीय स्तर के चुनाव हुए ग्राम पंचायत के, वो स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार जवाबदेह होती है राज्य सरकार के प्रति, या अपने रिसोर्सेज राज्य सरकार से प्राप्त करती है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपने संसाधन प्राप्त करती है। इस समय आप न्यूज चैनल पे बार बार देख रहे होंगे कि विभिन्न राज्य केंद्र से ऑक्सीजन सिलेंडर की और बहुत सारी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो साझेदारी में एक तरफ क्षैतिज वितरण है तो दूसरी तरफ ऊर्ध्वाधर वितरण भी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की सहायता करती है और राज्य सरकारों से पूछ सकती है कि आप अपने यहाँ कौन कौन से मेजर्स अपना रहे हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं में, और राज्य सरकार स्थानीय सरकारों से क्वेश्चन कर सकती है और इनको सहयोग भी करती है। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर वितरण है। यहाँ पे ध्यान देने की बात जो है वो विभिन्न अंगों के बीच होता है आपका क्षैतिज वितरण, और विभिन्न रूपों के बीच होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये ध्यान देने की बात है, इसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये विभिन्न अंग हैं सरकार के, और ये विभिन्न रूप हैं। केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, स्थानीय सरकार है। ये अलग अलग स्तर पे सरकारें ही हैं जिनका हम ऊर्ध्वाधर वितरण कर सकते हैं। और रूप अंग जो है वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन सभी को मिल करके सरकार बनती है। अगला हम कैसे कर सकते हैं साझेदारी? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह, आपने देखा कि बेल्जियम में डच, जर्मन और फ्रेंच भाषी लोगों का समूह था। इनको आपस में टकराहट ना हो सके, टकराहट को खत्म करने के लिए इसमें आपस में समझदारी से वहाँ के राजनीतिक सरकार ने, नेताओं ने, वहाँ की जनता ने सपोर्ट किया, जिससे कि वो एक अच्छा मॉडल बन करके दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए। और ब्रुसेल्स को ही यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी बनाया गया, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने लोगों को संगठित करके रखा और टकराहट नहीं होने दी। दूसरा उदाहरण है भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अभी देखा आपने कि भारत जैसे देश में इतनी विविधता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, अमीर गरीब या आर्थिक आधार पे बहुत सारी विभिन्नता होते हुए भी आरक्षण की ऐसी व्यवस्था लागू की गई। आपने 9th क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से इकोनॉमिकल या फिर एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को अलग से उन्हें रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया। इसी तहत राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को कुछ सीट रिजर्व हैं जहां पर महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं, जिससे उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण है। इस तरीके से आरक्षण दे करके, चुनाव क्षेत्रों में आरक्षण दे करके उनको भी सरकार में शामिल करके और उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए बात करने के लिए उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाना, ये कहलाता है सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न दबाव समूहों व आंदोलन, इस तरीके से भी सरकार अपने यहाँ सत्ता की साझेदारी कर सकती है। जैसे भारत जैसे देश का एग्जाम्पल लें तो राजनीतिक दल, जो मेजॉरिटी की पार्टी है वो सरकार बनाती है, और दूसरा विपक्षी दल उसके कामों की, उसके द्वारा चलाई गई योजनाओं की बराबर आलोचना करता रहता है, उनमें उसकी आलोचना करके उसमें कमियां निकालने का प्रयास करता है, जिससे कि देश की जनता आने वाले चुनाव में भविष्य में उसे मौका दे और विपक्षी दल फिर सरकार बना सके। इस तरीके से राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और उनको ये पावर मिली हुई है कि वो धरने कर सकें, प्रदर्शन कर सकें और सरकार की आलोचना कर सकें। तो ये क्या है? ये सरकार के द्वारा सत्ता में साझेदारी करने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। हित समूह से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के समूह, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि किसानों के आंदोलन चल रहे थे। सरकार ने किसानों के हित में कुछ बातें की हैं, लेकिन फिर भी किसानों को लगता है कि वो हमारे हित में नहीं है, तो वो उसके लिए कहते हैं कि हमारे जो 3 कानून हैं इन्हें वापस लिया जाए। तो ये हित समूह की बात है कि जो
लोकतंत्र है, वहाँ पे लोगों को ये अधिकार है कि वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन, अपनी बात कहने के लिए धरने दे सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे हित की बातें लागू की जाए और जो हमारे हित में नहीं है वो फैसले वापस लिए जाए। सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न समितियां, और फिर देखेंगे साझेदारी के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की समितियां भी बनाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर आप देखेंगे स्थानीय स्तर पे भी सरकारें हैं जो कि समितियां बना करके और जांच करती हैं। जैसे कि हमारे देश में कितने आदिवासी लोगों के हित के लिए एक समिति बना दी गई, आदिवासी कल्याण समिति या फिर पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति, और उनके लिए जो उनके हित की बात को जांच करके सरकार को रिपोर्ट देते हैं, सरकार उनके लिए फैसले लेती है। इस प्रकार से लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करने के मुख्य रूप से 4 विभिन्न रूप हैं। पहला, सत्ता का क्षैतिज वितरण हमने देखा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दूसरा, विभिन्न रूपों में ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये बेल्जियम में भी आपने देखा, केंद्र सरकार में दोनों समूहों के लोगों का, चाहे वो अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक है, मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। बेल्जियम में की राजधानी ब्रुसेल्स में भी बराबर कर दी। और तीसरी तरफ सामुदायिक सरकार के रूप में तीनों को, जर्मन, फ्रेंच और डच भाषी लोगों को भी अपने शिक्षा, संस्कृति और भाषा के लिए खुद के डिसीजन लेने के लिए उन्हें स्वतंत्र किया, सरकार बनाने का आदेश दे दिया। इसी तरीके से आप देखते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अगर बंटवारा किया जाए तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का उदाहरण है, भारत में आरक्षण की व्यवस्था का उदाहरण है। नौकरियों में भी, स्कूलों में भी आरक्षण के माध्यम से जो भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भारत में लागू की गई है। और विभिन्न दबाव समूहों में, इसको एक बार फिर से समझ लें कि राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है, उनको सरकार ये दे रखी, हमारा संविधान ये कहता है कि उन्हें बराबर अधिकार है कि वो सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं को की आलोचना करें, जिससे कि इनको ये रहे सत्ता में रहने वाले लोग निरंकुश ना हो सकें। हित समूह विभिन्न प्रकार के मजदूरों का संगठन है और फिर उसके बाद किसानों का संगठन है। इस तरीके से अलग अलग समूह अपना संगठन बनाते हैं और अपने हित के लिए धरने, प्रदर्शन और इसके माध्यम से सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते हैं और अपने लिए मांग करते हैं, दबाव बनाते हैं, जिससे कि सरकार उनकी बातों को मानने पे मजबूर हो जाए। और सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रकार की समितियां बना करके महिला कल्याण के लिए, बाल कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए समितियां बना करके और उसकी रिपोर्ट लेती रहती है, जिससे कि समाज की जो भी समस्याएं हैं जिसमें हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उसे जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से शासन चला सकें। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत अच्छे से आप रिवीजन करके समझ पाएंगे और ये चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में भी इंक्लूड किया जा रहा है। ध्यान से समझ करके और दिए गए प्रश्नों को अच्छे से आप सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। धन्यवाद।